नमस्कार दोस्तों, आपका अपने यूट्यूब चैनल मान्या स्टडी पॉइंट पर स्वागत है। और दोस्तों आज हम लोग सीटेट दिसंबर 2024 के लिए पर्यावरण अध्ययन एवं शिक्षा से महत्वपूर्ण प्रश्नों का रिवीजन करेंगे। और दोस्तों ये सारे प्रश्न विगत वर्षों की परीक्षा में बार बार पूछे जा रहे हैं। तो दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ आप इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे हमारे आगे की वीडियो आपको मिलते रहें। तो देखते हैं दोस्तों पहला प्रश्न दोस्तों है, पर्यावरण अध्ययन की पाठ्यपुस्तकों में विभिन्न प्रकरणों में एक खंड करके देखो को शामिल किया गया है, जिसका उद्देश्य क्या है। तो पहला ऑप्शन दोस्तों है घर में शिक्षार्थियों को व्यस्त रखना। सेकंड, प्रत्यक्ष हस्तपरक अनुभव उपलब्ध करवाना। थर्ड, परीक्षा में निष्पादन को सुधारना। फोर्थ, वैज्ञानिक शब्दावली की परिभाषाएं सीखना। दोस्तों पर्यावरण अध्ययन की पाठ्यपुस्तकों में प्रकरण करके देखो को शामिल करने का मुख्य उद्देश्य शिक्षार्थियों को प्रत्यक्ष हस्तपरक अनुभव उपलब्ध कराना होता है। तो यहाँ दोस्तों हमारा जो राइट आंसर दोस्तों है वो ऑप्शन सेकंड दोस्तों है, प्रत्यक्ष हस्तपरक अनुभव उपलब्ध करवाना। नेक्स्ट दोस्तों है, पर्यावरण अध्ययन में एक अच्छे दत्तकार्य का मुख्य लाभ क्या होना चाहिए। तो पहला दोस्तों है, अधिगम विस्तार के अवसर उपलब्ध करवाना। सेकंड, प्रभावी अधिगम के लिए पाठ की दोहराई। थर्ड, समय का बेहतर उपयोग सुनिश्चित करना। फोर्थ, शिक्षार्थियों को अनुशासन बनाए रखना। दोस्तों दत्त कार्य वह कार्य है जिसे शिक्षण के पूरक के रूप में प्रयोग किया जाता है और शिक्षार्थियों को पाठ्य क्रियाओं में निपुण निर्देशन प्रदान करता है, जिसका मुख्य लक्ष्य होता है शिक्षार्थियों को अधिगम विस्तार के अवसर उपलब्ध करवाना। तो यहाँ राइट आंसर दोस्तों हमारा वो है ऑप्शन पहला, अधिगम विस्तार के अवसर उपलब्ध करवाना एक अच्छे दत्त कार्य का मुख्य कार्य होता है। अगला है दोस्तों, पर्यावरण अध्ययन के एक शिक्षक के रूप में चिड़ियाघर के भ्रमण का आयोजन करने का मुख्य उद्देश्य क्या होना चाहिए। तो पहला, शिक्षा की गुणवत्ता के बारे में अभिभावकों को संतुष्ट करना। सेकंड, शिक्षार्थियों को आनंद और मज़ा उपलब्ध कराना। थर्ड, नित्य शिक्षण कार्यक्रम की एक रास्ता को बदलना। और फोर्थ, शिक्षार्थियों को सक्रिय अधिगम उपलब्ध करवाना। दोस्तों पर्यावरण अध्ययन के शिक्षक के रूप में शिक्षक का चिड़ियाघर के भ्रमण का आयोजन करने का मुख्य उद्देश्य शिक्षार्थियों को सक्रिय अधिगम अनुभव उपलब्ध कराना होना चाहिए, जिससे कि शिक्षार्थी क्रियात्मक परिस्थितियों में प्रत्यक्ष रूप से अध्ययन कर सके। तो यहाँ राइट आंसर दोस्तों हमारा वो ऑप्शन फोर्थ दोस्तों है, शिक्षार्थियों को सक्रिय अधिगम उपलब्ध करवाना। नेक्स्ट दोस्तों है, सामाजिक विज्ञान के संदर्भ में पर्यावरण अध्ययन पढ़ने का निम्नलिखित में से कौन सा उद्देश्य नहीं है। तो पहला दोस्तों, इसे बच्चों को मुख्य शब्दावली की सही परिभाषा याद करने योग्य बनाना। सेकंड, इसे शिक्षार्थियों को विद्वान विचारों और अभ्यासों पर प्रश्न करने के योग्य बनाना। थर्ड, इससे बच्चों को समाज के एक जिम्मेदार सदस्य के रूप में बढ़ने के योग्य बनाना। और फोर्थ दोस्तों है, इससे बच्चों को संस्कृति अभ्यासों में विविधता का सम्मान करने योग्य बनाना। दोस्तों बच्चों को मुख्य शब्दावली की सही परिभाषा याद करने योग्य बनाना पर्यावरण अध्ययन का मुख्य उद्देश्य नहीं है। तो यहाँ पर राइट आंसर दोस्तों हमारा वो पहला दोस्तों है, इससे बच्चों को मुख्य शब्दावली की सही परिभाषा याद करने के योग्य बनाना जो है ये उद्देश्य नहीं होना चाहिए। तो पहला ऑप्शन सही है दोस्तों। नहीं दोस्तों, एक कविता पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में गरीबी, निरक्षरता और वर्ग असमानता जैसे सामाजिक मुद्दों पर बल देना चाहती है। निम्नलिखित में से कौन सा अधिगम अनुभव इस उद्देश्य की प्राप्ति में अधिक प्रभावी होगा। तो पहला, शिक्षार्थियों को संबंधित मुद्दों पर स्लोगन लिखने के लिए कहना। सेकंड, संबंधित मुद्दों पर विशेष व्याख्यानों का आयोजन करना। थर्ड, शिक्षार्थियों को संबंधित सामाजिक मुद्दों पर चार्ट तैयार करने के लिए कहना। फोर्थ, शिक्षार्थियों को संबंधित जानकारी एकत्र करने और विश्लेषण करने के लिए सामूहिक परियोजना लेने के लिए कहना। दोस्तों परियोजना यथार्थ जीवन का ही एक भाग होता है और जिसे विद्यालय में प्रदान किया जाता है। अतः पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में गरीबी, निरक्षरता और वर्ग असमानता जैसे सामाजिक मुद्दों पर बल देने के लिए शिक्षार्थियों को सामूहिक परियोजना के माध्यम से संबंधित जानकारियों को एकत्र कराकर उनका विश्लेषण कराना सबसे बेहतर अधिगम अनुभव हो सकता है। तो यहाँ राइट आंसर दोस्तों हमारा फोर्थ दोस्तों है, शिक्षार्थियों को संबंधित जानकारी एकत्र करने और विश्लेषण करने के लिए सामूहिक परियोजना लेने के लिए कहना। लेकिन दोस्तों प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन में रचनात्मक आकलन को शामिल नहीं करता है। दोस्तों रचनात्मक आकलन का उपयोग शिक्षक द्वारा भय रहित और सहयोगी वातावरण में शिक्षार्थियों को अधिगम में सक्रिय भागीदारी हेतु मंच प्रदान करने के लिए किया जाता है, जिससे कि शिक्षार्थियों की अधिगम रिक्तियों तथा शिक्षण की कमियों की पहचान के साथ साथ शिक्षार्थियों के अधिगम स्तर का विकास किया जा सके। तो यहाँ
राइट आंसर दोस्तों हमारा वो है वो ऑप्शन पहला दोस्तों जो है ये नहीं है। शिक्षार्थियों की ग्रेडिंग और रैंकिंग ये जो है शामिल नहीं करता है। बाकी शिक्षार्थियों को अधिगम रीतियों की पहचान, शिक्षण में कमियों की पहचान और शिक्षार्थियों के सीखने को बढ़ावा देना, ये सभी शामिल किए गए हैं। नेक्स्ट दोस्तों है नीचे लोगों के कुछ क्रियाकलाप दिए गए हैं। पहला है खानों का उत्खनन, खुदाई, बांधों का निर्माण, बाजार में बेचने के लिए पत्तियां एवं जड़ी बूटियां इकट्ठी करना, बांस से टोकरी बनना और ये दोस्तों है गिरे हुए पत्तों से पत्तल बनाना। इनमें से वही क्रियाकलाप कौन से हैं जो जंगलों के गायब होने के लिए जिम्मेदार होते हैं? दोस्तों दिए गए क्रियाकलापों में खानों का उत्खनन, खुदाई तथा बांधों का निर्माण ही जंगलों के गायब होने के लिए जिम्मेदार होता है। तो यहाँ राइट आंसर दोस्तों हमारा ऑप्शन थर्ड दोस्तों ए और बी, खानों का उत्खनन और बांधों का निर्माण। नेक्स्ट दोस्तों एक कांसे के बारे में सही कथन चुनिए। तो पहला दोस्तों एक कांसा लोहे, चांदी तथा स्वर्ण की भांति एक तत्व है। बी कांसे को तांबा तथा टिन से पिघलाकर तैयार किया जाता है। सी कांसा अत्यंत मजबूत होता है और इससे तोप तथा मूर्ति बनाई जाती है। और डी दोस्तों कांसे के बर्तन एल्युमिनियम के बर्तनों की तुलना में हल्के और मजबूत नहीं हैं। दोस्तों लोहा, चांदी तथा स्वर्ण एक तत्व है जबकि कांसा एक मिश्रण है, अतः कथन ये सही नहीं है। कांसा तांबा तथा टिन से मिश्रित एक धातु है, अतः कथन बी सही है। और कांसे से मूर्ति तथा तोप बनाई जाती है, अतः कथन सी सही है। और कांसे के बर्तन एल्युमिनियम के बर्तनों से भारी होते, अतः कथन डी सही नहीं है। तो यहाँ राइट आंसर हमारा ऑप्शन थर्ड दोस्तों है सी और डी दोस्तों जो है ये सही नहीं है। अगला है गांधी धाम गुजरात का रहने वाला कोई व्यक्ति पहले भोपाल मध्य प्रदेश और फिर हैदराबाद आंध्र प्रदेश जाना चाहता है, उसके ऊपर सफ़र यात्रा की दिशाएं क्या होंगी? दोस्तों भोपाल गांधी धाम के पूर्व में तथा हैदराबाद भोपाल के दक्षिण में स्थित है, अतः व्यक्ति को पहले पूर्व दिशा में और फिर दक्षिण दिशा में जाना होगा। तो यहाँ राइट आंसर दोस्तों हमारा ऑप्शन सेकंड दोस्तों है, पहले पूर्व दिशा में और फिर दक्षिण दिशा में। नेक्स्ट दोस्तों है माउंट एवरेस्ट एक भाग है। दोस्तों माउंट एवरेस्ट संसार की सबसे ऊंची चोटी है जिसकी समुद्र तल से ऊंचाई 8,800 मीटर है और जो नेपाल में स्थित है। तो यहाँ राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन फोर दोस्तों है नेपाल। माउंट एवरेस्ट जो है नेपाल का भाग है और जिसकी ऊंचाई 8,848 मीटर है। नेक्स्ट दोस्तों नीचे दिए गए कर्तव्यों उत्तरदायित्वों का अध्ययन कीजिए। पहला दोस्तों अन्य लोगों का सामान उठाने में मदद करना। सेकंड दोस्तों पूरे ग्रुप के आगे चलना ताकि ग्रुप पीछे पीछे चले। और थर्ड दोस्तों जो चल ना पाए उसे रुकने के लिए कहना। और डी दोस्तों साथी के बीमार होने पर उसका ध्यान रखना और सबके लिए खाने पीने का इंतजाम करना। और ई दोस्तों रुकने और आराम करने के लिए अच्छी जगह ढूंढना। माउंटेनियरिंग में ग्रुप लीडर की जिम्मेदारी का उपयुक्त में से चयन कीजिए। तो यहाँ दोस्तों हमारा जो राइट आंसर दोस्तों है वो ऑप्शन दोस्तों पहला है ADE। पर्यावरण अध्ययन एक अनुपयुक्त विज्ञान है और जिसमें क्षेत्र कार्यों का विशेष महत्व होता है और माउंटेनियरिंग भी इन्हीं क्षेत्र कार्यों में से एक है। अगला दोस्तों उस वैज्ञानिक का क्या नाम है जिसने सर्वप्रथम मच्छर के पेट के अंदर ताक झांकी और ये सिद्ध किया कि मलेरिया मच्छर से फैलता है तथा इस अनुसंधान के लिए दिसंबर 1902 में चिकित्सा के क्षेत्र से नोबेल पुरस्कार दिया गया। दोस्तों यह वैज्ञानिक जो है रोनाल्ड रोस है। तो यहाँ राइट आंसर दोस्तों हमारा ऑप्शन पहला दोस्तों है रोनाल्ड रोस। अगला रजत ने अपने मित्र से कहा कि मैं नहीं खेल सकता क्योंकि मुझे बुखार है। मैं कपकपी, बुखार, सिरदर्द और अंत में पसीना आने के चक्कर से गुजरता हूँ। रक्त की जांच के बाद डॉक्टर ने मुझे कड़वी दवाई दी। रजत किस रोग से पीड़ित हो सकता है? दोस्तों ये जो सभी लक्षण दोस्तों हैं ये मलेरिया रोग की ओर संकेत करते हैं और ये प्रोटोजोआ जनित रोग है जो मच्छर के काटने से फैलता है। तो यहाँ राइट आंसर दोस्तों हमारा ऑप्शन पहला है मलेरिया। काफ़ी इंपॉर्टेंट दोस्तों है अल बुरुनी कौन था? तो पहला दोस्तों वो एक यात्री था जिसने भारत के लोगों की संस्कृति का अध्ययन करने के लिए कश्मीर से कन्याकुमारी तक यात्रा की। सेकंड वो एक कुतुबशाही सुल्तान था जिसने हमारे देश में लगभग 4 वर्ष शासन किया। थर्ड वो अफगानिस्तान का एक व्यापारी था जो हमारे देश में मेमों के विचारों का अध्ययन करने आया था। और फोर्थ दोस्तों वह उज्बेकिस्तान का यात्री था जिसने एक किताब लिखी जो हमारे देश के इतिहास में जानने में सहायक है।
दोस्तों अलबर्नी उज्बेकिस्तान का एक यात्री था जिसने किताब उल हिंद नामक एक किताब लिखी है जो भारत के इतिहास को जानने हेतु एक महत्वपूर्ण स्रोत दोस्तों है। तो यहाँ पर राइट आंसर दोस्तों अलबर्नी के बारे में दोस्तों है वह उज्बेकिस्तान का यात्री था जो जिसने किताब लिखी जो हमारे देश के इतिहास के बारे में बताती है। अगला दोस्तों रात में जागने वाले जानवर हर चीज़ को केवल लाल रंग में देखते हैं। सेकंड हर रंग में देख सकते हैं। थर्ड केवल काली और सफ़ेद में ही देखते हैं। फोर्थ केवल हरे रंग में देख सकते हैं। दोस्तों रात को जागने वाले जानवर प्रत्येक वस्तु को केवल काले और सफ़ेद रंग में ही देख सकते हैं। तो यहाँ दोस्तों हमारा राइट आंसर ऑप्शन थर्ड रात में जागने वाले जानवर हर चीज़ को केवल काले और सफ़ेद में ही देखते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट दोस्तों क्वेश्चन है हाथियों के बारे में। हाथियों के झुंड में सही कथनों को चुनिए। पहला दोस्तों हाथियों के झुंड में केवल हथनियाँ और 14-15 वर्ष के बच्चे होते हैं। सेकंड दोस्तों हाथियों के एक झुंड में किसी एक ही परिवार के सदस्य होते हैं। सी झुंड की सबसे बुजुर्ग हथनी पूरे झुंड की नेता होती है। और डी एक झुंड में हथनी और बच्चों की संख्या कितनी भी हो सकती है। दोस्तों हाथियों के झुंड में सबसे बुजुर्ग हथनी पूरे झुंड की नेता होती है तथा इनके झुंड में केवल हथनियाँ तथा 14 से 15 वर्ष के बच्चे ही रहते हैं। अतः कथन ए व सी सही है। ए और सी कथन सही है दोस्तों हाथियों के बारे में। नेक्स्ट दोस्तों पंखुड़ियों के अंदर फूल के बीच में कुछ पतली पाउडर जैसी रचनाएं दिखाई देती हैं जिन्हें कहते हैं। दोस्तों पंखुड़ियों के अंदर फूल के बीच जो दिखाई देने वाली पाउडर जैसी रचनाएं हैं उनको पराग कहा जाता है। तो ऑप्शन थर्ड दोस्तों सही है पराग। अगर दोस्तों यदि आप रेलगाड़ी द्वारा अहमदाबाद गुजरात जाएं तो आपको रेलवे स्टेशन पर अधिकतर बेचने वाले खाने की कौन सी चीज़ें बेचते मिलेंगे। तो पहला दोस्तों पूरी साग तथा अंडा ठंडा दूध। सेकंड दोस्तों ढोकला चटनी नींबू वाले चावल। थर्ड छोले भटूरे तथा लस्सी। और फोर्थ इडली चटनी तथा बड़ा चटनी। दोस्तों ढोकला चटनी तथा नींबू वाले चावल गुजरात की लोकप्रिय व्यंजन है। तो यहाँ राइट आंसर ऑप्शन सेकंड दोस्तों है ढोकला चटनी और नींबू वाले चावल दोस्तों। नेक्स्ट दोस्तों पक्षी अपनी गर्दन बहुत अधिक हिलाते हैं। इसका कारण यह है कि उनके कान पंखों से ढके होते हैं। सेकंड उड़ सकते हैं। थर्ड पक्षियों की आंखों की पुतली घूम नहीं सकती। फोर्थ दोस्तों पक्षियों की आंख छोटी होती हैं। दोस्तों पक्षियों की आंखों की पुतलियां घूमने में असमर्थ होती हैं जिस कारण उन्हें अपने आसपास की वस्तुओं को देखने के लिए अपनी गर्दन को अधिक हिलाना पड़ता है। तो यहाँ दोस्तों जो राइट आंसर दोस्तों वो ऑप्शन थर्ड दोस्तों है पक्षियों की आंखें की पुतली घूम नहीं सकती। और अगला क्वेश्चन दोस्तों है निदान के पश्चात कोई डॉक्टर रोगी से कह सकता है कि उसके खून में हीमोग्लोबिन की कमी है। उस रोगी को आयरन की कमी को पूरा करने के लिए क्या खाना चाहिए। दोस्तों हीमोग्लोबिन रक्त कोष में पाया जाने वाला लौह और प्रोटीन का वही यौगिक है जिसके कारण रक्त का रंग लाल होता है और इसकी कमी से अरक्तता नामक रोग हो जाता है। और आंवला हरी पत्तेदार सब्जियां गुड़ मांस मछली सेब आदि इसके मुख्य स्रोत हो सकते हैं। तो यहाँ दोस्तों जो राइट आंसर दोस्तों वो ऑप्शन पहला दोस्तों है आंवला हरी पत्तेदार सब्जियां और गुड़। और नेक्स्ट को दोस्तों है राष्ट्रीय पटचर्या की रूपरेखा 2005 की प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन शिक्षण का प्रमुख उद्देश्य क्या होना चाहिए। दोस्तों राष्ट्रीय पटचर्या की रूपरेखा 2005 के अनुसार प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन का मुख्य उद्देश्य कक्षी अधिगम को विद्यालय के बाहरी सामाजिक परिवेश से जीवन से जोड़ना होना चाहिए। तो यहाँ राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन फोर दोस्तों है कक्षी अधिगम को विद्यालय के बाहर के परिवेश से जोड़ना। तो दोस्तों ये थे पर्यावरण अध्ययन में शिक्षा से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न जो आने वाले सीटेट एग्जाम के लिए काफ़ी लाभप्रद होंगे। अगर दोस्तों आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए शेयर कीजिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।